Jai Hind, dear students. I'm your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and we are studying the chapter Metals and Non-Metals. In the previous videos, हमने workout किया था physical and chemical properties of metals and non-metals, और हमने देखा था how metals react with non-metals to form ionic bonds. पर आज हम वर्कआउट करेंगे कुछ प्रॉफिट के बारे में, दैट इज अबाउट मेटलर्जी, कि हम मेटल्स को अर्थ क्रस्ट में से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी टू दैट how we can carry out metallurgy, that is extraction of metals from the earth crust. Metals occur in the earth crust, and the elements and compounds that occur naturally in the earth crust are known as minerals. तो हमारे सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, silicon. These all are there in the earth crust. They are all known as minerals. But certain minerals are there in which metals का percentage इतना high होता है that you can easily and profitably, मतलब फायदा होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. तो अगर मिनरल्स में से आप प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो दैट मिनरल इज नोन एज अ ओर. तो अगर आपने एक मिनरल आपको मिला और उसके अंदर एक हाई परसेंटेज है गोल्ड का, जिस गोल्ड को आप निकालोगे तो आपको फायदा होने वाला है, then that is known as the ore of gold. Similarly, you have the ores of aluminium, mercury, different elements की ores होते हैं. So the ores are the minerals from where you can get the metals and extract the metals profitably. फायदा होना बहुत ज़रूरी है. Then only we are going to work out for that. तो देखते हैं इसके steps क्या हैं. Basically, the steps of metallurgy, मतलब extraction of metals from the earth crust, involves 3 steps. First step is enrichment of ore. Second step is extraction of metals based on their reactivity series. And the third step is electrolytic refining. एक एक करके तीनों स्टेप्स समझते हैं और इनका मतलब भी जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी इज द एनरिचमेंट ऑफ द ओर. जब भी हम ओर को अर्थ क्रस्ट में से निकालते हैं तो दैट इज नॉट 100% प्योर. उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं और इनमें से बहुत सारी इम्प्योरिटीज को हम सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस से रिमूव आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ईजिली रिमूव द डस्ट, सैंड बाय वॉशिंग. तो ऐसी इम्प्योरिटीज जिनको आप फिजिकल प्रोसेस से रिमूव कर सकते हो, दैट आर नोन एज गैंग. याद रखना, इट्स अ इम्पॉर्टेंट टर्म, इट्स एन इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन. तो अभी से ही हम इस टॉपिक में 3 इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं. फर्स्ट वन वाज मिनरल्स, देन ओर्स, एंड द थर्ड वन इज गैंग. ये तीनों ही 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी हैं आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट. ओके, तो जो भी इम्प्योरिटीज हमने फर्स्ट स्टेज में सिंपल प्रोसेसेस से रिमूव कर दी, उन्हें कहेंगे हम गैंग. गैंग बहुत इजी है समझना. हम अगर अर्थ क्रस्ट में से पोटैटो भी निकालेंगे, आलू भी निकालोगे, तो उसको भी पहले वॉश करोगे, वॉश करके सैंड वगैरह को रिमूव करोगे. तो इसी तरह से सिंपल फिजिकल प्रोसेस से जस्ट इम्प्योरिटीज को आप रिमूव कर सकते हो, उसे कहेंगे हम गैंग. दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी, दैट इज एनरिचमेंट ऑफ द ओर. नाउ कम्स द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप ऑफ मेटलर्जी विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड और सबसे बड़ा पार्ट भी इस टॉपिक का यही है. तो दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. किसी मेटल को हम अर्थ क्रस्ट में से रिमूव करने के बाद में, निकालने के बाद में फर्दर उसका क्या प्रोसेसिंग करें, दैट विल बी बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. तो हम बेसिकली मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं. So first, let's write down the reactivity series. You know this reactivity series. करण ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी. पापा बोले हंगामा क्यों, होगी आगे और पिटाई. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे पहले हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. ओके, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में आ जाते हैं हमारे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम.
These are all least reactive metals. नेक्स्ट कैटेगरी होगी हमारी मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. तो एल्यूमिनियम तक के जितने एलिमेंट्स हैं दे आर कैटेगराइज्ड एज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. और एल्यूमिनियम के बाद हम एक और एलिमेंट को इधर ऐड करने वाले हैं, दैट इज कार्बन. तो ये कार्बन दैट इज गोइंग टू डिवाइड द एलिमेंट्स फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड द मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स. तो कार्बन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं बट हाइड्रोजन के ऊपर हैं, कार्बन के नीचे बट हाइड्रोजन के ऊपर, these elements are known as middle reactive elements. तो based on the reactivity of the metals we are going to extract them. Second step based होगा on the difference in the reactivity of these elements. तो सबसे पहले बात करते हैं least reactive elements की. Least reactive elements like gold and platinum, अगर हम इन्हें अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं so we find that they are already in the pure state only. यूजुअली ये कंबाइन नहीं करते, लीस्ट रिएक्टिव हैं, किसी से रिएक्ट करना चाहते भी नहीं हैं, और इजीली हमने एनरिचमेंट ऑफ द ओर करा, हमने गैंग को रिमूव करा एंड वी फाइंड दैट वी ऑलरेडी हैव अ प्योर मेटल विद अस. तो इट्स वेरी इजी टू एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये यूजुअली रिएक्टेड ही नहीं होते, किसी और से रिएक्ट नहीं करते. बट इससे थोड़ा रिएक्टिव मेटल्स की अगर हम बात करें लाइक कॉपर एंड मर्क्यूरी, तो देखते हैं उन्हें कैसे रिमूव करेंगे, उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी यूजुअली एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स सल्फाइड. सल्फाइड के फॉर्म में हमें अर्थ क्रस्ट में ये मिलेगा. जब हमें सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा तो देन वी विल मेक इट टू रिएक्ट विथ हीट इट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब हम इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड बन जाता है. मर्क्यूरी का ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा बहुत इजीली, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसलिए एलिमिनेट आउट हो जाएगी. इट विल बी लिबरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर. अब हमें तो प्योर मर्क्यूरी चाहिए, बट हमें मिल गया मर्क्यूरी ऑक्साइड. बट नो वरीज, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप बस हीट करोगे तो हीट करने पर ही ये मर्क्यूरी ऑक्साइड का ऑक्सीजन का बॉन्ड वैसे ही बहुत वीक है, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो मर्क्यूरी को ऑक्सीजन छोड़कर चला जाएगा, ऑक्सीजन विल बी रिमूव एंड यू विल बी लेफ्ट विथ प्योर मर्क्यूरी. तो हमें मिल जाएगा प्योर मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन एक गैस है रिमूव आउट हो जाएगी, and that is how we'll get the pure mercury. Remember, one very important thing is that if an ore is containing mercury then it is known as cinnabar. याद रखना, 1 marks के लिए बहुत important है. Ore of mercury is known as cinnabar. Now let's talk about copper. Copper या तो ऑक्साइड के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में अगर करेगा. देखते हैं अगर सल्फाइड के फॉर्म में है तो क्या कर सकते हैं. अगर सल्फाइड के फॉर्म में नेचर में आकर कर रहा है तो बस हम उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे. जब हम उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव आउट हो जाएगी. बट कॉपर थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी. तो नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. हम जिस भी कंटेनर में से हीट कर रहे हैं कॉपर को, सल्फाइड में से ऑक्साइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सल्फाइड में से ऑक्साइड बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, और इसलिए हमारे कंटेनर में हमें मिलेगा दोनों ही, सल्फाइड भी और जो बन रहा है वो ऑक्साइड भी. तो हमारे कंटेनर में क्योंकि दोनों हैं, सल्फाइड भी और ऑक्साइड भी, तो अब ये दोनों आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे. हमें तो बस कंटिन्यू करना है हीटिंग. तो जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है कॉपर का, वो जो ऑलरेडी सल्फाइड प्रेजेंट था उससे रिएक्ट करेगा, कॉपर फॉर्म करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव आउट हो जाएगी. तो हमें तो कुछ नहीं करना, कॉपर सल्फाइड हमने लिया, कंटिन्यू करा उसको हीट करने के लिए, पहले ऑक्साइड बन जाएगा. अब जो ऑक्साइड बना है वो ऑलरेडी प्रेजेंट सल्फाइड से और रिएक्ट करेगा और प्योर कॉपर हमें मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव आउट हो जाएगी. सो इट विल बी अ 2-step process. So that is how we can get pure copper from its sulfide ore. Next we will talk about the middle reactive elements. आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आते हैं मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स में से. तो देखते हैं हाउ वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स. मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स या तो अगर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स या कार्बोनेट ओर्स. याद रखना, सल्फाइड ओर्स या कार्बोनेट ओर्स.
अगर सल्फाइड के फॉर्म में अगर करते हैं तो हमें क्या करना है, लेट्स सी टू दैट। अभी तक हम सल्फाइड ओर्स को ही तो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो इसका भी देख लेते हैं। सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में अगर अकर कर रहा है, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन पास करते जाएंगे और हीट करेंगे। हीट करने पर हमें मिल जाएगा जिंक का ऑक्साइड, सो वी विल गेट ZnO, और हमारा वही सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव आउट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। तो ये रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए करेंगे एंड दैट वुड बी डन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नाउ अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है ओर, तो कार्बोनेट फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3 इज द फॉर्मूला। इसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमें और ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में अगर ये ओर्स हैं, तो वी विल जस्ट हीट दैट कार्बोनेट ओर। जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव आउट हो जाएगी और हमें मिल जाएगा हमारा प्योर जिंक ऑक्साइड ZnO। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। ठीक है, याद रखना बच्चों, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट ओर्स के लिए हम करेंगे कैल्सिनेशन। कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, इसलिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम कैरी करेंगे या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम कैरी आउट करेंगे ये सेकेंड रिएक्शन, दैट इज कैल्सिनेशन। जब हम बस कार्बोनेट ओर्स को हीट करेंगे एंड व्हाट वी विल बी गेटिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और हमें जिंक का ऑक्साइड मिल जाएगा। आप बोलोगे मैम रोस्टिंग या कैल्सिनेशन दोनों के बाद प्रोडक्ट तो सेम बन गया, दैट इज जिंक ऑक्साइड। हाँ, हमें ऑक्साइड मिल गया और इसलिए ही हमने प्लेस किया था हमारे कार्बन को भी रिएक्टिविटी सीरीज में, क्योंकि कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक के कंपैरिजन में। तो अब हम इसको रिएक्ट करवाने वाले हैं हमारे कार्बन से। तो जिंक ऑक्साइड जो हमें मिला है, हम उसको रिएक्ट करवाएंगे कार्बन से। कार्बन विल बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीजन को ले लेगा हमारे जिंक से। तो कार्बन विल बी गेटिंग कन्वर्टेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारा जिंक ऑक्साइड में से हमें मिल जाएगा प्योर जिंक। तो हमें प्योर मेटल चाहिए था, वो मिल जाएगा। ऑक्सीजन इसका रिमूव हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ कार्बन। तो कार्बन इज नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। आप जानते हो ये रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमें प्योर जिंक मिल गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो गया है। हम इस प्रोसेस को करवाने के लिए कार्बन की जगह कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज एनी अदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऑल्सो इंस्टेड ऑफ कार्बन, पर प्रैक्टिकली यूजुअली कार्बन करते हैं, क्योंकि कार्बन हमें थोड़ा चीप होता है और दूसरे मेटल्स को क्यों वेस्ट करें हम। जिंक को निकालने के लिए एल्यूमिनियम वेस्ट कर दें तो वो समझदारी नहीं है। So for that purpose, we usually practically use carbon because it's pretty cheap in nature. Next, इसी के बेसिस पे आते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। वन इज थर्मेट रिएक्शन। ऐसे ही हम किसी भी मेटल को किसी भी ऑक्साइड के में से अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हायर रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट करके हम प्योर मेटल गेन कर सकते हैं। और ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसलिए एक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल होता है थर्मेट रिएक्शन, जिसमें हम आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आयरन के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाते हैं। एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। और जो ये आयरन फॉर्म होगा वो इतनी सारी हीट लिबरेट होगी, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी कि ये जो आयरन मिला है हमें, दैट विल बी इन द मोल्टन स्टेट, मतलब लिक्विड आयरन मिल रहा है हमें। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे ट्रैक्स को रिपेयर करने के लिए उसको यूज करते हैं। आपने शायद कभी देखा हो कि रेलवे ट्रैक्स में अगर क्रैक्स हो गए तो उसको रिपेयर करने के लिए जो वर्कर्स होते हैं, दे जस्ट बी देयर एट द रेलवे ट्रैक्स ओनली, और ट्रैक पे कोई मशीन लेके बैठे रहते हैं एंड दे डू सम रिपेयर वर्क। बट नेक्स्ट टाइम अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा दे आर कैरिंग आउट थर्मेट रिएक्शन।
तो अगर रेलवे ट्रैक्स में कहीं भी क्रैक है तो उसको ले जाकर कहीं और पर रिपेयर नहीं कर सकते। रेलवे ट्रैक को पूरा निकालना पॉसिबल बहुत नहीं है, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इजी रिएक्शन क्या होगी? एक छोटे से बॉक्स में थर्मेट रिएक्शन कैरी आउट करवाई जा सकती है। बस आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और मोल्टन आयन मिल जाएगा। मोल्टन आयन मतलब लिक्विड आयरन मिल रहा है। क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में मिल रहा है तो इसलिए उसको इमीडिएटली उस पर पोर कर देंगे जहाँ पर भी क्रैक है। क्रैक वाला एरिया सील हो जाएगा, वो गैप फिलअप हो जाएगा और हमारा रेलवे ट्रैक भी रिपेयर हो जाएगा। जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, अपने आप ड्राई अप होके सॉलिडिफाई हो जाएगा और हमारा क्रैक भी फिलअप हो जाएगा। ओके, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सच अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। उसको भी अगर आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है एंड मैंगनीज का फॉर्मेशन होता है। Okay, so that is another example of a redox reaction as well as a displacement reaction. Reaction of manganese dioxide with aluminium. So that was about the extraction of metals that are in the middle of the reactivity series. Now let's see how we can extract the metals which are highly reactive. Highly reactive elements. Highly reactive elements includes potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium. इनमें से किसी को भी हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा तो प्रोसेस सेम होगा। लेट्स सी टू दैट प्रोसेस विद एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम का हमें एक्सट्रैक्शन करना है NaCl में से, मतलब उसके क्लोराइड में से। तो हम कैसे करेंगे? द सेम प्रोसेस विल बी देयर फॉर एनी अदर क्लोराइड ऑल्सो, फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑल्सो। तो ये क्लोराइड्स के लिए लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सेम प्रोसेस यूज करते हैं। सो व्हाट विल डू विल, हमारे पास है NaCl, वी विल हीट इट अप टू सच अ हाई टेम्परेचर कि ये मोल्टन स्टेट में आ जाए। NaCl को हमें मोल्टन स्टेट में चाहिए। मोल्टन स्टेट में जब वो आ जाएगा देन वी विल कैरी आउट इट्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, मतलब हम उसको एक एनोड और एक कैथोड से कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि हमारा सोडियम इसमें पॉजिटिवली चार्ज है तो दैट विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज कैथोड। तो कैटायंस मूव टू कैथोड और हमारा एनायन दैट इज क्लोराइड आयन दैट इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब एनोड की तरफ मूव हो जाएगा। तो हमारा सोडियम कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा और ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में एनोड पर से एस्केप आउट हो जाएगी और हमें जो चाहिए था हमारा प्योर सोडियम, वी विल बी गेटिंग दैट एट कैथोड। इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस देखें तो सोडियम जब कैथोड पे जाएगा, सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड पे से एक नेगेटिव चार्ज को लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इट विल बिकम सोडियम एटम, a neutral atom. Similarly, chlorine is negatively charged. When it will go at anode, it will lose its electron, it will lose its negative charge and it will become chlorine atom. और दो क्लोरीन एटम फ्यूज कर जाएंगे, ज्वाइन करेंगे टू फॉर्म द क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड दैट इज हाउ वी विल बी गेटिंग प्योर सोडियम एट कैथोड एंड एनोड पे क्लोरीन गैस के फॉर्म में एलिमिनेट आउट हो जाएगा, लिबरेट आउट हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा हमारा प्योर सोडियम, अ हाईली रिएक्टिव मेटल। बट बच्चों याद रखो, ये प्रोसेस देखने में बहुत इजी लगता है बट जब कैरी आउट करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सोडियम बहुत रिएक्टिव है, एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इट विल कैच फायर, यू नो दैट। तो ये प्रोसेस बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस में कैरी आउट करवाना पड़ता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि NaCl को मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद ही हम ये रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं और मोल्टन NaCl बनाने के लिए ही बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। याद रखना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस, जिससे हमें अपने हाईली रिएक्टिव मेटल्स प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे। So by that we have seen the extraction of metals, that is the second step of that. First step में हमने sand वगैरह को remove किया था, that was enrichment of the ore. Second step में अलग अलग metals के लिए हमने अलग अलग process use करके
प्योर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। Now comes the third step of metallurgy, that is the last step of metallurgy, and that is known as electrolytic refining. हमें पता चलेगा कि हमने इतनी मेहनत के बाद फर्स्ट और सेकेंड स्टेप कैरी आउट करने के बाद जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट करे हैं अभी वो 100% प्योर नहीं है, अभी उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज बाकी हैं और इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स के लिए अभी तक में सिनेबार, दैट वाज ओर ऑफ मर्क्यूरी, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का डिफरेंस, एंड नेक्स्ट ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बिफोर दैट थर्मेट रिएक्शन ऑल्सो, दैट वाज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब लास्ट स्टेप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में हमें प्योर मेटल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की बात करते हैं, हमें जो कॉपर मिला था आफ्टर एक्सट्रैक्शन वो प्योर नहीं है, अभी उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ हैं। सो व्हाट विल डू, हमें जो इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर मिला है आफ्टर द सेकेंड स्टेप ऑफ मेटलर्जी, उसको हम एज अ एनोड कनेक्ट कर देंगे। तो उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे एंड हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में भी जिस मेटल को प्योरीफाई करना है उसी का सॉल्ट यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए हम कॉपर सल्फेट को यूज़ करेंगे एंड एज अ कैथोड वी विल बी हैविंग अ प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर। तो इम्प्योर कॉपर को एनोड पे कनेक्ट करेंगे, दैट इज टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। प्योर सैंपल ऑफ कॉपर, प्योर एक स्ट्रिप ऑफ कॉपर को हम कनेक्ट कर देंगे कैथोड से, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नाउ जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो कॉपर है that is having a positive charge, so that will be attracted towards the negative terminal of the battery, that is cathode। तो वो जाने की कोशिश करेगा कैथोड पर। सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस अकेले रह जाएंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, तो वो एनोड पर से कॉपर को अट्रैक्ट करेंगे। तो एनोड से इम्प्योर सैंपल हमारा कॉपर का जो एनोड पे है तो उसमें से कॉपर निकल कर आएगा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से जो कॉपर है दैट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द कैथोड। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारा एनोड पे से सारा कॉपर सॉल्यूशन में ना आ जाए और सॉल्यूशन में से ये कॉपर मूव होता जाएगा कैथोड पे। तो एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस हमने लिया था एनोड दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ बिग ह्यूज स्लैब ऑफ कॉपर, एंड कैथोड लिया था एक पतली सी स्ट्रिप के फॉर्म में। एंड ऑफ द प्रोसेस तक आते आते हमारा एनोड हो जाएगा बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप जितना, और कैथोड पूरा बार में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि सारा कॉपर एनोड पे से निकलकर अल्टीमेटली पहुंच गया है कैथोड पर। एनोड वैसे भी पॉजिटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव कॉपर को रिपेल करेगा, तो इसलिए कॉपर इजीली सल्फेट आयंस की तरफ मूव कर जाएगा। और इस सबसे फायदा क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उस एनोड वाले कॉपर में, दैट इम्प्योरिटीज विल सेटल डाउन। इम्प्योरिटीज अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगी, और अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं तो वो एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाएंगी। सो जो मिट्टी है तो एनोड पे अगर कॉपर है उसके नीचे ही वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो ऑल द इम्प्योरिटीज दैट आर इनसॉल्युबल वो एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाएगी और उसे ही हम कहते हैं एनोड मड। तो रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एनोड मड क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में जब हम बिल्कुल प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी करते हैं, देन जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं एनोड मड। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स कि एनोड मड क्या है और गैंग क्या है। गैंग आपको याद होगा एनरिचमेंट ऑफ द ओर के टाइम पर जो हमने इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट किया था, दैट वर गैंग। एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मतलब लास्ट एंड द थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी में जिस इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं, दैट इज एनोड मड। ओके, सो बाय दिस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हमें मिल जाएगा प्योर कॉपर। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम कैथोड पे पतली कॉपर की स्ट्रिप ही क्यों यूज करी, हम ग्रेफाइट या कोई और इलेक्ट्रोड भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ, पर पतली स्ट्रिप कॉपर की इसलिए यूज करी क्योंकि कॉपर के ऊपर अब और कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो हमारे पास हो गया है बिल्कुल प्योर
कॉपर। अगर ग्रेफाइट यूज करते तो सेंटर में से उस ग्रेफाइट को रिमूव करना पड़ता। अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें मिल चुका है हमारा एकदम प्योर सैंपल ऑफ कॉपर, that is 100% pure, and by that we have ended with our metallurgy process। हमने complete कर लिया है हमारे सारे metals को refine करने का process and we have got a very pure sample of our metal। So by that we have completed with the metallurgy, that is extraction of metals। इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वाज वन सिनेबा, दैट इज अ ओर ऑफ मर्क्यूरी। सेकेंड वाज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, जिसमें डिफरेंशिएट करने के लिए यूजुअली आपसे पूछा जाता है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। थर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज थर्मिट रिएक्शन। व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, उसका रिएक्शन लिखने के लिए एनोड मड एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन अलग अलग प्रोसेस है, याद रखना। अगर आपसे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पूछते हैं जो कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, दैट इन्वॉल्व्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स को आप कैसे प्योरीफाई करते हो। हमने जैसे मोल्टन NaCl का देखा था, दैट वाज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस। और अब हमने जो पढ़ा है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। हमने एग्जाम्पल लिया है कॉपर का, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी। And next and the last important question is anode mud। तो एनोड मड, गैंग, मिनरल्स, ओर्स, ये चारों टर्म्स आपके लिए 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। So I hope this topic is very clear to you all। If you do like the video, if you do like the explanation, just share it with your friends as well and help me to spread knowledge। Subscribe to my channel if you haven't already। That's all for today। Good day everyone। Take care of yourself।